हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ संडे इन हिंदी में स्वागत है। आप सभी का हम अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज हम इस लेक्चर में बिहार बोर्ड में हुए परीक्षा जो कि 17 फरवरी को पहली पाली में गणित का परीक्षा हुआ था, उसमें सेट बी का जो पिछले हम प्रीवियस 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में MCQ, दूसरे लेक्चर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मीन्स लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस सेक्शन में कुल 8 प्रश्न होते हैं और जैसा कि बिहार बोर्ड का पैटर्न है कि यदि 8 क्वेश्चन है तो इस सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आइए, और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और मुझे सपोर्ट करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते जो कि पिछले क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए 31 में क्या था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण की सहायता से या दो चर वाले रैखिक समीकरण, दोनों का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या मालूम नहीं, इसलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो यहाँ बड़ी संख्या कितना है, x, तो x का वर्ग x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या y है तो y का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 180। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब देखिए दूसरे शर्त के अनुसार क्या दिया हुआ है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब छोटी संख्या का जो वर्ग है वो है बड़ी संख्या का 8 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या का कितना माने हैं, y, तो y स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या कितना है, x गुना 8। तो यहां से y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से दोनों को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 और y स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण 2 है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या निकला, समीकरण 2 में था कि y स्क्वायर का जो मान था वो कितना था, 8x बराबर 180। अब देखिए यहाँ पे 180 को हम बाएं तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस इस तरफ क्या होगा, माइनस 180। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। इसको आप पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड या द्विघाती सूत्र का उपयोग से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। मैंने देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ गुणांक कितना है, x का 1 है, यहाँ कितना है अचर पद माइनस 180। अचर पद और x स्क्वायर गुणांक को गुणा करते हैं और उस गुणनफल को इस प्रकार लिखते हैं दो संख्याओं के गुणा के रूप में कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर कोफिशिएंट कितना है, -8। तो देखिए -180 और -180 को लिख सकते हैं -18 गुना 10, तो गुणनफल तो -180 हो गया, बट -18 प्लस 10 कितना होगा, -8 हो जाएगा। तो इस -8x को हम लिख सकते हैं -18x प्लस 10x -180 बराबर 0। देखिए इस पहले वाले दो पद में x कॉमन ले लेंगे तो x -18 प्लस इन दोनों में कितना कॉमन है, 10, यानी x -18 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x
-18 दोनों में कॉमन है यहाँ पे, और इस दोनों पद में क्या है, x में 18 कॉमन है। यहाँ कितना बचा x, यहाँ कितना बचा 10, तो इतना बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो एक बार क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो x का 2 मान आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों मान। एक बार कितना आएगा 18 और x बराबर कितना है, जब x + 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -10। अब देखिए यहाँ 2 मान आ रहा है, तो यहाँ पे ये x बराबर 18 सही है, बट x बराबर -10 गलत है। क्योंकि अब देखिए प्रीवियस इक्वेशन क्या था कि y² बराबर कितना था 8x, तो यहाँ पे जब हम x का मान रखेंगे तो कितना होगा, y² बराबर 8 गुना कितना मान निकला था नेगेटिव वाला -10। तो देखिए यहाँ पे हम जब -10 रखेंगे तो देखिए आप कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्या किसी संख्या का वर्ग निगेटिव पॉसिबल है, नहीं, इसका मतलब -10 संभव नहीं है। ठीक है, तो अपना x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपको 18, x का मान हो जाएगा आपको तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना निकल गया अपना 18। जब x का मान 18 निकल गया, अब इस x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण हम 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, सॉरी समीकरण 2 क्या था, y² बराबर 8x, तो यहाँ पे y² बराबर 8 गुना x का मान कितना है 18, तो 18 गुना 8 कितना होगा 144। तो यहाँ से y का मान y² कितना होगा 144। तो यहाँ से 2 मान आएगा y का, कितना आएगा ±12। तो यहाँ पे अतः मान क्या होगा, x बराबर 18 y बराबर -12 और x बराबर 18 y बराबर +12। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मान पॉसिबल है, एक संख्या 18 और -12 और दूसरा मान क्या हो जाएगा 18 और 12। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, आपका ये हो गया कि दोनों संख्या क्या हो सकता है, एक तो 18 और 12 हो सकता है, और दूसरा क्या होगा 18 कोमा -12। तो 2 मान है, यहाँ पे हम x और y किसको माने थे, संख्याएं को। अतः दोनों संख्याएं 18 और -12 और दूसरा क्या होगा 18 और +12। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सॉरी यानी 32, दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न। तो देखिए ग्राफीय विधि से यहाँ पे हम समीकरण युग्म को हल तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आपको स्टेप बता रहे हैं, क्योंकि आप ग्राफ पेज हमको नहीं है, बट स्टेप आपको बता देते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्म की सहायता से हम मान सारणी को फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए पहला समीकरण युग्म क्या है, तो पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म क्या है 4x - 5y बराबर 20, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा मान लेते हैं क्या 3x + 5y बराबर कितना मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण को की सहायता से अलग अलग मान सारणी फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का हम मान सारणी बता रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है 4x - 5y बराबर 20। यहाँ पे आप क्या कीजिए, x या y को, या तो x को आप y के पदों में लिख लीजिए या y को x के पदों में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y को x के पदों में लिख रहे हैं। देखिए 4x - 20 बराबर 5y होगा, इस -5y को दूसरी तरफ लाए और 20 को बाएं तरफ भेज दिए, यहाँ प्लस में यहाँ क्या होगा माइनस में, और ये माइनस में था इधर क्या होगा प्लस में। तो यहाँ पे y का मान कितना निकल गया 4x - 20 बटा में कितना हो जाएगा 5, इधर गुना उस तरफ क्या होगा भागा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब y को हम क्या किए x के पदों में यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका मान सारणी बनाएंगे। तो मान सारणी देखिए, कम से कम आपको 2 निर्देशांक फाइंड करना है इस लाइन पे, और हो सके तो 3 हो जाए तो अच्छी बात, बट 3 आप 2 आप कम से कम निकालना है। तो देखिए यहाँ देखिए जब
एक्स टू वाई। अब देखिए इसमें हम देखिए एक्स का मान जब जीरो रखेंगे, जब एक्स का मान जीरो रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 4 गुना जीरो माइनस 20, यानी 4 गुना जीरो कितना होगा, जीरो माइनस बीस बटा में 5 कितना होगा, 4। तो -4 हो जाएगा क्योंकि -20 आएगा, तो -20 बटा 5 -4। और देखिए जब हम एक्स का मान कितना रखेंगे, 5, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जब देखिए क्यों, जब एक्स का मान 5 रखेंगे, 5 गुना 4 कितना होगा, 20 -20 बटा 5, यानी 20 -20 जीरो बटा 5 यानी जीरो होगा। यहाँ पे चाहे तो आप और सारा मान भी रख सकते हैं, बट हमको दो मान यदि हमको फाइंड हो गया इस लाइन पे तो आराम से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 का क्या करेंगे, हम समीकरण 2 का भी इसी तरह एक टेबल बना लेंगे, यानी मान सारणी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर कितना दिया है, 15, ठीक है। तो जब 15 दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः ये समीकरण 2 आपको दे रखा है, तो यहाँ देखिए हम y को x के पदों में लिख रहे हैं, तो y को रहने देंगे 15, इस वाले टर्म को हम दाएं साइड भेज देंगे, तो यहाँ प्लस में सिर्फ क्या होगा, -3x। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लिए हैं y का मान x के पदों में 15 माइनस 3x बटा में कितना होगा, 5। अब इसका भी हम क्या करेंगे, मान सारणी बना लेंगे। देखिए मान सारणी कम से कम 2 पॉइंट निकल जाए तो आसानी से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान सारणी क्या होगा इसका, फिर उसी तरह लिखेंगे, जब x तो y का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब इसमें x का मान हम जीरो रखेंगे, 3 गुना जीरो, जब x का मान जीरो रखेंगे, 3 गुना जीरो कितना होगा, जीरो, 15 माइनस जीरो यानी 15 बटा 5 कितना होगा, y का मान 3। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि पूर्णांक में मान आ जाए, तो यहाँ x का देखिए मान यदि हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो बटा 5 यानी जीरो। तो देखिए यहाँ पे ये वाला मान 5 को और जीरो, और देखिए जब समीकरण 1 का हम मान सारणी बनाए, यहाँ वाला 5 जीरो दोनों क्या है, कॉमन है। इसका मतलब यही आपका इस समीकरण का क्या हो गया, हल होगा। जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा। जैसे यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्स है आपका, तो आपको ये ग्राफ वाले पेपर पे सॉल्व करना था। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, समान दूरी पे 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3। देखिए x का मान प्लस में ही है, और जब हम दूसरे समीकरण की मान सारणी का बात करें, ये दूसरे का है, और पहले का देखिए, पहले में भी क्या x पॉजिटिव में ही है, इसका मतलब हमको x का नेगेटिव वाला मान नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब y का मान देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 0 यानी प्लस में है, यहाँ भी देखिए यहाँ कितना है, y का मान -4, यानी हमको ग्राफ वाले पेपर पे y एक्सिस पे हमको y का मान भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और y का मान कितना था माइनस में, मैक्सिमम -4 तक था, -1 -2 -3 -4 तक। तो देखिए हम समीकरण 1 को ड्रॉ करते हैं पहले। समीकरण 1 क्या था, पहला बिंदु 0, -4 कहाँ होगा, यानी y एक्सिस पे ये वाला बिंदु आपको, ठीक है, ये वाला बिंदु आपको हो गया 0, -4। देखिए यहाँ पे ये आपको हो गया 0, -4, और दूसरा बिंदु क्या है समीकरण 1 पर, 5, 0, यानी 5, 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर, ये वाला हो गया आपको 5, 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये यहाँ से गुजरेगा, ये x एक्सिस था। देखिए यहाँ पे ग्राफ सही से नहीं बन रहा, ठीक है, आपको ग्राफ पेपर पे आसानी से हो जाएगा।
आपको एक रफ आइडिया हम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये आपका 5 को मिलेगा, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। लाइन 1 का यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। और समीकरण 2 क्या है, 0,3, यानी 0,3 कहाँ होगा, एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे 0,3 यहाँ पे होगा 0,3, और दूसरा बिंदु तो यही है, यानी दूसरा लाइन भी इस तरह गुजरेगा, ठीक है। ये इसको यहाँ मान लीजिए आप 5, ठीक है, रफ आइडिया। देखिए क्या हो रहा है, दोनों लाइन इस पे कट कर रहा है, यानी आपका यही हल हुई। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 5,0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5,0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो देखिए यहाँ पे हम एलएचएस को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है एलएचएस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमको यहाँ पे हमको दोनों अंश और हर में क्या करेंगे, कॉस थीटा से भागा देंगे। अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 पूरे का बटा क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरह हर में भी भागा देंगे, क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, भागा देंगे, क्या अलग अलग सेपरेट भागा देंगे। साइन बटा कॉस क्या होगा, टेन थीटा माइनस कॉस बटा कॉस एक हो जाएगा, प्लस एक बटा कॉस क्या होगा, एक थीटा। यहाँ देखिए हम लिखना भूल गए, ये देखिए मिस्टेक है। यहाँ भी क्या करेंगे, कॉस थीटा से भागा, तो साइन बटा कॉस क्या होगा, टेन थीटा प्लस कॉस बटा कॉस कितना होगा 1 माइनस एक बटा कॉस कितना होगा, एक थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस 1, इसको हम पहले थी माइनस 1 को बाद में। अब देखिए यहाँ भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्या था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए हम इस एक के बदले में लिख रहे हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे सेक और टेन में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे सेम रहने देंगे, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा को सेम रहने दिए, ब्रैकेट का यूज करके। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ भी सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये कॉमन आ जाएगा। देखिए क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, ये वाला टर्म। देखिए माइनस से गुना करेंगे, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी टेन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला सेम है, कैंसिल होगा। यहाँ देखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन, दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब इसके बराबर क्या आ गए, टेन थीटा प्लस
सेक थीटा। अब इसमें क्या करेंगे पुनः हम इसको थोड़ा देखिए अरेंज करके लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना और भाग करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको गुना करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए पुनः ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा ये वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए इसका पुनः मान हम एक रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में कितना होता एक, और पूरे का बटा क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, बराबर RHS। देखिए यही प्रूफ करना था तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज भुजाओं को स्पर्श। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज भुजाओं को स्पर्श करे। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम रेफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, आपको प्रकार की सहायता से करना है, बट स्टेप यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए पहला स्टेप क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड ले लें, आपका मन करे ए बी ले लीजिए, कोई भी रेखाखंड बस नाम देना है। यहाँ पे हम पी क्यू ले रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, बिंदु पी और क्यू को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर वाला चाप खींचना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ देखिए, यहाँ से बिंदु पी से इस लंबाई का यहाँ तक काटे चाप लेकर के, और फिर क्यू से 5 सेंटीमीटर लेकर के चाप काटे, मान लीजिए यहाँ कट रहा है, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर तीसरा, कोण पी और कोण क्यू का अर्धक खींचे जो बिंदु सी पर मिलती है। यहाँ देखिए यहाँ पे हम कोण पी और कोण क्यू का अर्धक खींचेंगे, तीसरा चरण करना है हमको। तो अर्धक कैसे खींचते हैं, इस बिंदु पी से आप किसी भी लंबाई का चाप लेकर ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे क्यू भी किसी भी लंबाई का ले लीजिए। अब आपको इसका अर्धक खींचना है तो एक बार यहाँ पे चाप रख करके मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे चाप रख करके मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह क्यू से भी करेंगे, दोनों का अर्धक एक ही बिंदु पे मिलेगा, ठीक है। तो ये अर्धक बिंदु मतलब मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके बाद आपको अगला चरण सी बी, यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू पे एक बिंदु का नाम बी दिए और सी बी लंब पी क्यू खींच लेंगे। उसके बाद क्या करना है, सी बी लंबाई का चाप लेकर के इस तरह आपको एक सर्कल खींचना है। जैसे सर्कल खींचेंगे सी बी लंबाई का, वो सर्कल जो होगा तीनों भुजाओं को टच करते हुए ड्रॉ हो जाएगा, खींच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिगर अपना बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सिद्ध करें कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। तो ये इसमें भी आपको समझना है बस, ठीक है। ये मान लीजिए कोई आपको सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दो समांतर स्पर्श रेखाएं हम इस तरह से मान लेते हैं। इन दोनों स्पर्श रेखाओं का आपको नाम दे दीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं ए बी और सी बी। ये दोनों क्या है, समांतर है, दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका केंद्र मान लेते हैं कुछ, ओ मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड यहाँ से जो यहाँ तक मिलाएंगे स्पर्श बिंदु, तो ये वाला रेखाखंड व्यास, यही सिद्ध करना है। यहाँ मान लेते हैं स्पर्श बिंदु ई है, यहाँ एफ है। तो आपको सिद्ध कैसे करना है, देखिए ढेर सारे तरीके हैं समझने को। दो लाइन समांतर कैसे होता है, यानी क्या हुआ, दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान रही, यानी लंबवत दूरी हमेशा समान रहेगा, तभी तो दोनों भुजाएं समांतर कहलाती हैं, जैसे रेल की पटरी। तो देखिए आप क्या करते हैं, तो रेल और पटरी एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच ये जो लाइन है ये वृत्त का व्यास है। तो देखिए व्यास किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है, बट वो केंद्र से हमेशा गुजरती है, वही वृत्त का व्यास होता है। और जब केंद्र से नहीं गुजरेगा तो वो कोण होता, बट वृत्त का व्यास भी क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये पता होना चाहिए आपको। तो देखिए इसको यदि सिद्ध करना है तो आप क्या करना है, हम बता रहे बस आइडिया हम। ये देखिए ये त्रिज्या है, ठीक है, मान लेते हैं ओपी। तो ये क्या हुआ, ओपी पैरेलल क्या हुआ ए। तो क्या होगा इस केस में, ये क्या हुआ, ये वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हमको ये सिद्ध करना है। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी 90 प्रूव करना है। तो इस तरह से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि
ये एक दूसरे के लंबवत है, ये भी एक दूसरे के लंबवत है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वही इन दोनों रेखाओं के बीच का दूरी होगा। मतलब क्या हुआ कि ई ओ प्लस एफ ओ जो होगा वही क्या होगा, ये क्या त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर। तो यानी पी ओ जो होगा वो ओ ई के बराबर होगा, ओ एफ जो होगा ओ पी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब लंब हो जाएगा, इसको हम जब प्रूव कर लेंगे तो लंब जो होगा ये भी लंब होगा। इसका मतलब हुआ कि ये क्या वृत्त की त्रिज्या है और दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के बीच लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, दोनों का यानी वृत्त का व्यास हो जाएगा। इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, ये क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर से है। इसमें क्या है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं मीनार है, इसको मान लेते हैं ए बी, एक ही तल में है। ये आपका हो गया, ठीक है, झंडा। ये आप मान लेते हैं झंडा क्या है, ऊर्ध्वाधर झंडा क्या स्तंभ का ये शिखर है, ये क्या है, पाद बिंदु है। ये मीनार क्या है, शिखर है, ये क्या है, पाद बिंदु है। तो कितना लंबाई दिया हुआ है मीनार का, ये लंबाई दिया आपको 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा, मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष क्या हुआ, बिंदु ए से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे के अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री शीर्ष से। ठीक है, और पाद का अवनमन कोण, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 होगा एकांतर को, क्योंकि ये वाला क्या पैरेलल है। ये 45 यहाँ से यहाँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45। अब देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे मेन काम यही स्टेप, यानी ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो आसानी से आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप नाम दे देते हैं ए बी, इसका मान लेते हैं झंडा, जो ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है, इसको मान लेते हैं सी डी, इस बिंदु को मान लेते हैं ई। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये वाला लंबाई आपको सी डी ज्ञात करना है। ठीक है, ये सी डी है, तो ये सी डी जो होगा क्या होगा, ई बी के बराबर होगा, और ये ई सी जो है ये बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से समकोण त्रिभुज ए ई सी में और समकोण त्रिभुज ए बी डी में त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, देखिए आपको भाषा में भी लिखना पड़ेगा इससे पहले, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, बट आपको कम से कम हिंट देना पड़ेगा कि माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, सी डी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसको बस भाषा में लिखना है। ठीक है, तो भाषा में लिखना ये स्टेप आपको करना है। तो समकोण त्रिभुज एईसी में क्या है, देखिए 33, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ए क्या होगा, लंब होगा, और ईसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 33 बराबर क्या होता है, tan थीटा लंब बाय आधार, यानी फिगर की बात करें समकोण त्रिभुज एईसी में तो लंब हो गया ए, आधार क्या हो गया ईसी। तो यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे मान लेते हैं हम एक्स, और यहाँ से मीनार की ऊंचाई बी तक कितना है, 50 मीटर। तो जब ए को एक्स मान लिए तो बी कितना होगा, 50 माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए ए कितना है, एक्स माने हैं, ईसी हमको निकालना है, जो ईसी होगा वही क्या होगा, बी डी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, tan 30 बराबर एक्स, एक्स बटा कितना है, ईसी है। ठीक है, एक्स बटा ईसी, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे x बटा ईसी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी का मान कितना आ जाएगा, √3 इंटू एक्स। जो ईसी होगा वही क्या होगा, वही आपका हो जाएगा ईसी, वही आपका बीडी हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिख देंगे ईसी बराबर, चूंकि ईसी बराबर बीडी और इसी का मान निकाल चुके हैं √3x, इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब पुनः समकोण त्रिभुज 45 डिग्री वाले में लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में तो क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए बी।
बटा में आधार क्या हो जाएगा, बी डी। टेन 45 का मान कितना होता है, 1। तो ए बी बटा बी डी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी सॉरी ए बी और बी डी बराबर होगा। और यहाँ पे हम बी डी का मान निकाल चुके हैं कितना, समीकरण 1 से √3x, तो यहाँ से ए बी का मान भी कितना हो गया, √3x। और देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो कुल लंबाई लंबाई कितना है, ऊंचाई 50। तो यहाँ से √3 इंटू एक्स, तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, 50 बटा √3। आपको ये क्या हो गया, x क्या है, फिगर में देखिए ध्यान से, फिगर में e क्या है, x है, तो यहाँ पे e का मान हम निकाल चुके हैं 50 बाय √3 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, देखिए ए निकाल चुके हैं, हमको निकालना क्या है, बी, बी नहीं निकालना है, सॉरी सी डी निकालना है। तो देखिए ई बी क्या है, किसके बराबर है, सी डी की। इसका मतलब हुआ कि यहाँ लिख रहे हैं हम फिर से, ई बी, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए। देखिए ई बी क्या हो जाएगा, ए बी या माइनस ए वाला लंबाई। तो ए बी कितना है, 50 मीटर, और ए कितना है, 50 बाय √3, ये क्या हो जाएगा आपको, मीटर। यहाँ पे हम 50 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा √3। या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे, या इसका परिमेयकरण कर लेंगे, √3 से गुणा और भाग √3 का मान रख देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो देखिए जो ई बी है, और फिगर में हम देख रहे हैं कि जो ई बी की लंबाई है वही सी डी होगा, और सी डी क्या माने हैं, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। और सी डी क्या है, यही तो झंडा ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई ही है, और सवाल में हमको ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ही ऊंचाई निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 गुना 1 माइनस इंटू में ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाय √3, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी से आया है। दिए गए आंकड़ों का माध्य 18 है तो अज्ञात बारंबारता f ज्ञात करें। तो हमें पता है कि जब बारंबारता दिया रहता है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ क्या है, बारंबारता, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह, और बटन में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले टेबल में यहाँ लिख रहे हैं, देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स निकालेंगे, यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। यहाँ पे इस कॉलम में बारंबारता, इस कॉलम में हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। पहला वर्ग अंतराल क्या है, पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे। पहला वर्ग अंतराल क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बारंबारता में लिख लेते हैं, कितना है, 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4, ठीक है। अब देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी दोनों का क्या होता है, माध्य होता है वर्ग अंतराल का। 11 प्लस 13 कितना हो, 24 बटा 2 यानी 12। और अगला निकालना है तो गैप कितने का है, 2 जोड़ते हैं, या आप निकाल सकते हैं बारी बारी से। तो 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब हमको क्या करना है, इस कॉलम में गुना करके लिखना है। तो देखिए 12 गुना 7 कितना होगा, 84, 14 गुना 6 कितना होगा, 84, 16 गुना 9 144, 18 गुना 13 हो जाएगा आपको 234। 18 गुना 13 देख लेते हैं, ठीक है, 234 सही है। 20 गुना आप कितना होगा, 22 गुना 5 110, 110।
और यहाँ पे 24 में 4 कितना होगा 96। अब हमको क्या निकालना, समीशन ऑफ एफ। तो देखिए इसी के नीचे आपको निकालना है, तो समीशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 + 6 + 9, 7 6 13 9 22 13 35 5 40 4 44, 44 प्लस एफ हो गया। इसी तरह इसके नीचे, इसी कॉलम के नीचे समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, ये कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 + 4 8 4 12 4 16 6 22 10 8 18 14 32 23 55 11 66 9 75, यानी 752 प्लस ये एफ वाला टर्म 20 एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीशन ऑफ एफ और समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल चुके हैं, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि माध्य जो है कितना है 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम समीशन ऑफ एफ एक्स बटा समीशन ऑफ एफ बराबर कितना कर देंगे 18। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना हुआ 752 प्लस 20 एफ बटा में कितना होगा समीशन ऑफ एफ निकाल चुके हैं, कितना है समीशन ऑफ एफ 44 प्लस एफ बराबर कितना होगा 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एफ का मान निकाल लेंगे, तो 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 इंटू 44 प्लस एफ। देखिए 752 देखिए यहाँ पे हम कितना हो गया 752 प्लस 20 एफ बराबर कितना हो गया 18 से गुना करेंगे अंदर, तो देखिए 18 गुना 44 कितना होगा 18 चौका 72 72 7 यानी 25 200 सॉरी 72 यानी ये यहाँ हो जाएगा आपको गुना करने पर 18 गुना 44 कितना होगा 18 चौका 72 18 चौका 72 7 79 यानी 792 प्लस 18 गुना एफ कितना होगा 18 एफ। तो एफ वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ, मतलब 20 एफ माइनस 18 एफ हो जाएगा इधर, प्लस इस तरफ क्या होगा माइनस में, बराबर 792 माइनस 752। तो यहाँ पे 20 एफ में से 18 एफ का टाइम कितना होगा 2 एफ बराबर 792 माइनस 752 कितना होगा 40। तो यहाँ से एफ का मान क्या हो जाएगा, इसलिए एफ का मान 40/2 यानी कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से हम 12 का मान निकाल चुके, कितना हो गया
20, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या करना है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो 3.5 सेंटीमीटर तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे एक मिस्टेक है, बेलन का ऊंचाई भी दिया हुआ। ठीक है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई भी दिया हुआ था। कितना ऊंचाई दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यदि हम फिगर ड्रॉ करें, देखिए ये बेलन है, ऐसे फिगर ड्रॉ नहीं हुआ बट आपको समझना है। ठीक है, और ये क्या है, अर्धगोला खोदा गया। ठीक है, यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? इसका त्रिज्या दिया है कितना आपको? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हल लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होता है? 2πr/h। ये अर्धगोला दोनों सिरा पे यानी एक गोला, यानी मतलब क्या, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², इसलिए 2 से गुना कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस 2 से गुना करेंगे 4πr²। यहाँ पे जब हम मान रखेंगे, यहाँ देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एच का मान कितना होगा 10 प्लस 4 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, इंटू क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। जब ये आप मान को रख के सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा, तो आंसर आपको आ जाएगा कितना 374 आता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी में क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए क्या करना है आपको, देखिए आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अब देखिए ये बेलन का पूरा आयतन है, ये भाग तो निकल गया, तो इसका मतलब हुआ माइनस कर देंगे 2 गुना एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 इसमें जब हम आर और एच और पाई का मान रखेंगे तो इसको सोल्व करने पर शायद अप्रोक्सीमेट आता है 205 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है बट आपको कंसेप्ट ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और इस लेक्चर में हम सेट बी जो कि मैथ का पहली पाली में हुआ था उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस लेक्चर के साथ पूरा कर लिए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। और यदि आपको हाँ क्लास 10th 11th 12th या 9th इस सभी क्लास के किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई कंसेप्ट हो या उस पर आप कोई लेक्चर चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बहुत जल्द ही कमेंट का जो टॉपिक होगा उसका हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।